Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Children, आज हम लोग कुछ लंबे गैप के बाद पुनः वापस डे 4 के क्लासेस के साथ तैयार हैं और उम्मीद करेंगे आप सब से कि आप लोगों ने डे 1, डे 2 और डे 3 को बहुत ही बारीकी से अपने अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लिया होगा। डे 3 में हम लोगों ने दो पार्ट में इंट्रोडक्टरी वर्ड देयर के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के बारे में देखा है। आज हम लोग डे 4 में इंट्रोडक्टरी वर्ड इट के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एलेबोरेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डे 4 द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एंड एलेबोरेशन ऑफ इंट्रोडक्टरी वर्ड it. Okay, see, one more thing that I will discuss with you. It एक ऐसा वर्ड है जिसे कंप्लीट तरीके से सीखना आवश्यक है, क्योंकि कई बार कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में, जैसे अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं, अगर आप एनडीए सीडीएस के स्टूडेंट हैं, अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, तो आपको ईट से रिलेटेड कुछ कुछ समस्याएं कई बार देखने को मिलती होगी। हालांकि उसका बेसिक से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब हम इसके एडवांस्ड स्टेज में पहुंचेंगे तो आप सब के लिए ये वीडियो अति आवश्यक होगी। हो सकता है ऐसा वीडियो अन्यत्र आपने कभी नहीं देखा होगा, इसलिए आप बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सावधानी से इस वीडियो को देखें और हर एक टॉपिक को समझने का प्रयास करें। उम्मीद है आज आपके इट इंट्रोडक्टरी वर्ड इट से रिलेटेड किसी भी समस्याओं को मैं सॉल्व करने में सक्षम रहूँगा। कहीं भी आपको भविष्य में इस वर्ड से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इंट्रोडक्टरी वर्ड पार्ट 2 में। क्लियर है? चलिए, इंट्रोडक्टरी वर्ड, ध्यान रखिएगा, मैंने लिखा इंट्रोडक्टरी वर्ड, और इंट्रोडक्टरी वर्ड के किस पार्ट को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं मैं उसके बारे में भी बात करता हूँ। क्लियर है? ध्यान रखिए। तो आज हम लोग इंट्रोडक्टरी वर्ड पढ़ेंगे। मैंने पहले ही कहा था इंट्रोडक्टरी के दो वर्ड होते हैं, एक है देयर और एक है इट ना। तो देयर को हम लोगों ने कंप्लीटली पहले ही बता चुका हूं, और आज हम लोग बात करेंगे इट का। क्लियर है? आज हम लोग बात करेंगे इट का। उससे भी इंपॉर्टेंट, उस चीज से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि सर इट का कितने प्रकार के यूजेस हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ यूजेस वी कैन डू। अगर हम बात करें कि सिर्फ ईट का हम कितने प्रकार से यूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, नाउ वी थिंक अबाउट द आंसर। हाँ, पहला सवाल। अब छोटी छोटी चीजों को आप लोग बहुत ही आसानी से समझिएगा। मैंने कहा ईट का, तो अब समझिए कि ईट को हम लोग तीन तरीके से देख सकते हैं। पहला, जब ईट एक सब्जेक्ट बन जाए। दूसरा, जब ईट एक मीनिंगफुल प्रोनाउन हो ना। और तीसरा, ध्यान से समझिएगा, पहले मैंने कहा जब ईट एक सिर्फ सब्जेक्ट हो, और दूसरा मैंने कहा जब ईट एक प्रोनाउन हो, और तीसरा इन कंपैरिजन ऑफ ना, इन कंपैरिजन ऑफ दिस। तो इन तीन चीजों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक जानकारी ये है कि जब इट प्रोनाउन नहीं हो, यानी सब्जेक्ट हो सिर्फ उसका, और सब्जेक्ट के अलावे उसका कोई अपना अर्थ नहीं हो, तो समझिएगा सब्जेक्ट होते हुए इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है, नो मीनिंग। क्लियर है? मैं से और भी डेवलप करूंगा।
दूसरा प्रोनाउन के सेंस में इसका मीनिंग होता है यह, मतलब ठीक उसी तरह से जैसे दिस का मीनिंग होता है यह। अब सवाल उठता है कि सर क्या दिस और इट में कोई डिफरेंस है? समझिए कि क्या दिस और इट में कोई डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं आपको वो क्लियर कर देता हूं। जैसे अगर आप एक जूनियर सेक्शन के बच्चे से पूछेंगे या आप कभी कभी उनको पढ़ाते होंगे तो उनको बताते होंगे कि बेटा दिस और इट ना सेम है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। वीडियो के लंबा होने का आप वेट मत करिएगा या आप उसे होकर के कभी भी बोदर फील मत करिएगा। सीखिए, समझिए चीज़ों को ना। मेरे वीडियो लंबे होते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं कि आपको सिखाऊं। क्लियर है? समझिए। तो मैंने कहा कि इट और दिस में फर्क क्या है। मैं थोड़ा सा डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे इट लिखा हुआ एक प्रोनाउन है, दिस लिखा हुआ ये भी एक प्रोनाउन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है? तो इट कहता है कि मैं बात करता हूं, इट का मतलब यह, ध्यान रखिए इट का मतलब यह, बट नॉट ओरिजिनल, ना, बट नॉट ओरिजिनल इन सम पिक्चर, इन सम पिक्चर्स। समझिएगा। और यहां लिखा है दिस, तो दिस का मतलब होता है बट ओरिजिनल एंड डायरेक्शनल। ओरिजिनल एंड डायरेक्शनल, ध्यान से समझिएगा मैंने क्या लिखा है इसको, आपको समझने में आसानी होगी। मैंने लिखा है यहां पर नॉट ओरिजिनल इन सम पिक्चर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात बताऊं, जैसे देखिए ये क्या है, एक मार्कर है। अब ये एक मार्कर है और अभी मेरे हाथ में है, तो आपको ये समझते हुए पता चलेगा कि ये मेरे हाथ में है, मतलब ये ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल है। अगर मैं कहूं कि यह एक मार्कर है, मैं यहां हिंदी भी लिख देता हूं, यह एक मार्कर को मैं पेन लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये समझिए एक पेन है, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मैं दोनों ट्रांसलेशन लिखता हूं, दिस इज अ पेन, और एक तरफ लिखते हैं इट इज अ पेन, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। देखिएगा अब मैंने दो चीजें वहां पर लिखा है, एक है दिस इज अ पेन और दूसरा है इट इज अ पेन। देखिए दिस और इट ये डिपेंड करता है कि चीजों को आप कहां देख रहे हैं। मेरे हाथ को समझिएगा, ये ज्यादातर बोलने में आपको समझ में आएगा। तो ये मेरे हाथ में है और ये मेरे हाथ में ओरिजिनल मार्कर है। ये किसी बुक्स में या किसी पेपर में छपा हुआ फोटो नहीं है, ये ओरिजिनल है। तो अभी मैंने क्या कहा, जब ओरिजिनल का बात हो और डायरेक्शनल का बात हो, मेरे हाथ में है, तो मैं इसको कहूंगा दिस इज अ पेन। लेकिन अगर यही चीज मेरे किसी डायरी में छपा होता, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डायरी है, यू कैन सी, अगर यहां पर छपा होता ये ऐसा कुछ पेन करके छपा होता ना, ऐसे करके छपा होता कि अब हम यहां पर बोलते हैं कि दिस इज अ पेन। समझिएगा, अगर मैं यहां लिखता कि दिस इज अ पेन, तो ये गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं ना, एक छपा हुआ पेन के बारे में बात कर रहा हूं, एक प्रिंटेड पेन के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये जो प्रिंटेड पेन है, समझिएगा, ये जो प्रिंटेड पेन है वो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ईट। ये क्या कहलाएगा? ईट। ये दिस कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि दिस क्या होगा? एक ओरिजिनल होगा। अब समझिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। रास्ते में एक हाथी चल रहा है, हाथी आप समझ रहे हैं, वो चल रहा है, और एक हाथी किसी बुक में छपा हुआ है। हाथी जो रास्ते में चल रहा है उसको क्या हम कह सकते हैं इट इज एन एलिफेंट? बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो हाथी रोड में चल रहा है और हम लोग उसको आंखों से देख पा रहे हैं। वो एक क्या है? ओरिजिनल एनिमल है। तो उसको हम लोग जब भी कहेंगे तो कहेंगे दिस इज एन एलिफेंट, या दैट इज एन एलिफेंट। दिस और दैट ये डायरेक्शनल होता है, नजदीक हो तो दिस, दूर हो तो दैट। इन रीच टू माई हैंड हो, हाथ से छूने के लायक हो, तो हो गया दिस।
हाथ से दूर हो तो हो गया दैट, जो मेरे नज़दीक में हो, अगर दो चीज़ें रखी हुई है तो जो नज़दीक हुआ उसके लिए दिस, जो दूर हुआ उसके लिए दैट। ये हो गया, समझ में आ गया। दूसरी, जो मैंने किताब में कहा हाथी छपी हुई है, तो हाथी जो किताब में छपी है उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे हमेशा, इट इज एन एलिफेंट। अगर हम वहाँ कहते हैं दिस इज एन एलिफेंट तो गलत हो जाएगा। चलिए, अब उम्मीद करते हैं कि आपका ये दो सेक्शन खत्म हो गया होगा कि सर ये प्रोनाउन के केस में ये जो दोनों था, इट और दिस का यूज हम लोगों ने समझ लिया। अब हम आते हैं कंप्लीट एलेबोरेशन अबाउट इट इन केस ऑफ सब्जेक्ट। क्लियर है? चलिए, पहले हम बोर्ड को क्लीन कर लेंगे। चलिए, अब इसको समझिएगा। मैंने अभी क्या कहा था? अभी मैंने कहा था कि इंट्रोडक्टरी वर्ड ना, और इंट्रोडक्टरी वर्ड में आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? ईट के बारे में ना बच्चा। ध्यान से समझिएगा, मैं हर चीज को कंप्लीटली एलेबरेट करूंगा ताकि आपको समझने में कोई भी समस्या नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, ईट जो है ना, ये जो ईट है, अगर ये सब्जेक्ट में हो, कहाँ हो? सब्जेक्ट में हो। ध्यान से समझिएगा, सब्जेक्ट में हो और उसका कोई भी मीनिंग नहीं हो, कोई अर्थ नहीं हो, नो मीन, मतलब उसका कोई मतलब नहीं हो ना, अर्थहीन हो। क्या हो वो? अर्थहीन हो, उसका कोई मतलब नहीं हो, तो ये कब कब यूज होगा इसको समझिएगा। सबसे पहले मैं कुछ कुछ वर्ड लिख देता हूं। एक टाइम के केस में, दूसरा अगर वही डे हो जाए जो एक टाइम ही है, अगर वही एक मंथ हो जाए ये भी एक टाइम है, अगर वही एक ईयर हो जाए वही एक टाइम ही है ना, अगर वो एक एज हो ना तो भी एक टाइम ही है। ध्यान रखना, एज हो या फिर पीरियड हो, ध्यान रखिएगा। इन सारे बातों में अगर हम लोग सब्जेक्ट नहीं पाते हैं तो हम लोग वहां यूज करते हैं किसका? इट का। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले टाइम के सेंस में अच्छे से समझिएगा, मैं आपको समय दे रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। जैसे अब आप समझिएगा कि मैं यहां एक घड़ी छाप रहा हूं ना, हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अब सीखने के लिए आवश्यक है। अगर मैं कहूं कि यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, ये एक घड़ी है ना, ध्यान रखिएगा। घड़ी के मिनट को मैं भी यहाँ पर दर्शा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्लियर है? देखिए, और मैं इसे क्या समझ रहा हूं कि समय के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछता है कि कितना बजा है, आज आप घड़ी देखना सीख जाएंगे या फिर आप किसी से समय पूछना सीख जाएंगे। अगर आपसे किसी ने पूछा कि कितना बजा है, तो ध्यान रखिएगा वो क्वेश्चन कैसे करता है कि व्हाट इज टाइम। अगर कोई इस तरह से क्वेश्चन करे कि व्हाट इज टाइम, तो आप समझिएगा कि उसका क्वेश्चन करना गलत है। व्हाट इज टाइम का मतलब है कि वो व्यक्ति आपसे समय का डेफिनेशन पूछ रहा है। व्हाट इज टाइम? टाइम क्या है? तो टाइम इज अ टेंस, एंड टेंस दैट डिस्क्राइब्स अबाउट द हैपनिंग्स इन आवर लाइफ, which means it shows some external feelings with some time like present, past and future. Clear? अब समझिएगा, व्हाट इज टाइम अगर क्वेश्चंस करे तो ये कभी भी ये नहीं कहता कि कितना बजा है। तो आपको इसका परफेक्ट आंसर बताने के लिए क्या पूछना है कि व्हाट इज द टाइम,
अब देखिए मैंने यहाँ सिर्फ क्या किया, द को ऐड कर दिया। द के ऐड करने से ये क्वेश्चंस परफेक्ट हो गया। व्हाट इज द टाइम, इसका मतलब होता है कितना बजा है। और अगर नहीं तो थोड़े से और एलेबोरेटिव आंसर्स हम जानना चाहें तो ऐसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच ना, इन योर वॉच, ध्यान रखिएगा। हम ये भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। कई बार आप किसी को देखते होंगे कि इन के बदले वो बाय का यूज करते हैं कि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। तो नो प्रॉब्लम, दे कैन आस्क द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज टू प्रीपोजिशन ना, समझिएगा। सो लेट्स सी, अब हम लोग क्या समझेंगे, मैंने क्वेश्चंस पूछने का तरीका तो समझ लिया, अब हम लोग समझेंगे कि इसको हम आंसर्स कैसे करेंगे। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले अब यहाँ पर दो बातों को ध्यान रखिएगा आप लोग ना, मैंने जो समझाया है उन चीजों को बहुत ही बारीकी से आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज, अगर मैं ये घड़ी यहाँ पर प्रिंट किया हूं तो आपको समझिएगा यहाँ पर कि सर ऐसा क्यों किए हैं। मैंने कहा कि ये जो 3, 12, 9 और 6 लिखा हुआ है, इसका कोई ना कोई अपना अर्थ होगा ना। सबसे पहले कि ये इन घड़ी को देखिए, इस घड़ी से आपको बहुत कुछ सीखना है, समझना है ना। मैं ऐसा गोल इसलिए कर रहा हूं कि घड़ी का टाइम जब बदलता है तो चार तरह से बदलता है। एक 15 मिनट ना, 15 मिनट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 100। मतलब अगर घड़ी का कांटा 15 मिनट ज्यादा हो जाए किसी घंटे से तो हम लोग बोलते हैं 100। दूसरा 30 मिनट्स, 30 मिनट अगर ज्यादा होता है तो हम लोग बोलते हैं 1/2। 45 मिनट्स, तो जब हम लोग बात करते हैं 45 मिनट्स की तो हम ना पिछले घंटे की बात नहीं करते, फिर हम उसको अगले घंटे से जोड़ देते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं पौने ना, ध्यान रखिएगा। और तीसरा, एक जो पूरा पूरा होता है ना, कंप्लीट, कंप्लीट, उसको हम लोग बोलते हैं पक्का। ये हिंदी का शब्द है पक्का, यानी कि पूरा पूरा ना, पूरा पूरा। ये वर्ड है जो आपको सुनने में थोड़ा सा समझने से परे लगे बट आपको समझने में आसानी होगी। अब देखिएगा मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैं अभी आपको विद इन 2 मिनट्स पूरा घड़ी को इंग्लिश में लिखना सिखा दूंगा और घड़ी के टाइमिंग को देखना सिखा दूंगा। अगर कोई आपसे पूछता है एक सवाल कि कितना बजा है, देखिएगा कितना बजा है, एक सवाल किया किसी ने और आपने उसको आंसर किया कि 5:30 बजा है। इसको ध्यान से समझिएगा, मैंने दो बातें वहां पर कहा, एक आपको प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझना है और दूसरा उसका आंसर भी अच्छे से समझना है। तो मैंने यहां भी समझाया कि चार तरह के मैंने टाइम को बांट दिया ना। एक था 15 मिनट जिसको हम लोग बोलते हैं सवा, 30 मिनट जिसको बोलते हैं 1/2, 45 मिनट जिसको हम लोग बोलते हैं पौने, और 12 मिनट मतलब पूरा पूरा 12 और आ जाना मिनट के कांटे को, जिसको हम लोग बोलते हैं पक्का पूरा पूरा। इसका आंसर हो सकता है, समझिएगा। अगर किसी ने कहा 1/2 तो समझिएगा 1/2 का मतलब क्या था, 30 मिनट्स। अब इसमें मैं एक बात और समझा देता हूं। अगर बाकी हो, अगर समय बाकी हो इसका मतलब होता है 2, और अगर बजकर हो, अगर समय बजकर हो इसका मतलब होता है पास्ट। दो बातों को समझिएगा, ठीक है ना। अगर बाकी हो, जैसे आप यहां यही समझ जाइएगा, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। 15 मिनट ये बजकर है और ये 45 मिनट, ये 15 मिनट बजने में बाकी है। अगर कोई लिखता हो, समझिएगा यहां पर लिखता हो कि 4:45 बजा है,
आप समझ जाइएगा कि 5 बजने में 15 मिनट क्या है, बाकी है। और अगर किसी ने लिखा, यहीं पर समझिएगा कि अगर किसी ने लिखा कि 5:15 बजा है, 5:15 बजा है, मतलब 5:15 हो चुका है। दो चीज यहां पर स्पष्ट है। और एक और हम आंसर्स कर लेते हैं जिससे आप लोग एक घड़ी को पूरी तरह से समझ जाएंगे। अगर लिखा रहेगा कि 5 बजा है, मतलब पूरा पूरा 5 बजा है। एक और लिख लेते हैं आंसर्स कि 5:10 हुआ है। और एक और आंसर लिख लेते हैं, 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। इतने सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड पर दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना। हो सकता है आपको थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ चीजें कटता हुआ नजर आए, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आपको सब कुछ दिख जाए। चलिए, तो अब ये 5 क्वेश्चन से आप आज घड़ी देखना सीख जाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा, 5:30 बजा है, इसको समझिएगा। तो 5:30 का मतलब क्या होता है, 30 मिनट ज्यादा हो जाना। साढ़े का मतलब 30 मिनट्स ज्यादा हो जाना। अब हम लोग सबसे पहले इसके लिए एक ना बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। मैं यहाँ एक बेसिक स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, किसके लिए, टाइम के लिए। जब भी बात आएगी टाइम की तो एक स्ट्रक्चर आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ना मिनट मिनट्स प्लस टू या पास्ट प्लस आवर्स, हो गया, प्लस अदर वर्ड। देखिए मैंने जो बोर्ड पर स्ट्रक्चर लिखा उसको आप अच्छे से समझिए मैंने क्या लिखा है। मैंने यहां पर एक स्ट्रक्चर लिखा है और इसी से घड़ी का टाइम हम लोग देखने सीखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा, ईट। तो इसको कोई भी समय को बताने से पहले सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ईट। अब मैंने लिखा यहाँ पर क्या, हेल्पिंग वर्ब। देखिएगा इसको देखना है, इसको फॉलो करना। हेल्पिंग वर्ब ये प्रेजेंट में है, ईट के साथ क्या लगेगा, ईज। अब मैंने लिखा मिनट। यहाँ मिनट कितना है, साढ़े का मतलब क्या होता है, 30 मिनट। तो 30 मिनट्स। यहाँ पर देखिएगा आपको ना मिनट्स लिखेंगे तो भी और नहीं लिखेंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप समझिएगा कि इसको जानना आवश्यक है। 30 मिनट्स, हाँ ये प्लूरल में लिखा है 30 मिनट्स। अब कितना बजकर है, साढ़े का मतलब क्या होता है, बजकर। तो यहाँ लिखेगा 30 मिनट्स पास्ट, कितना 5। तो यहाँ पर 2 और पास्ट लिख दिए, 2 का मतलब बजने में बाकी होगा तब, अब पास्ट का मतलब बजकर हो गया। तो अब आर्स का नाम लिखना, तो आर्स का मतलब क्या है, 5। ओके, इतना ही बन गया। अब किसी को लगेगा कि सर मैंने यहाँ पर ओ क्लॉक क्यों नहीं लिखा, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मैंने यहाँ पर ओ क्लॉक क्यों नहीं लिखा। समझिएगा, देखिए बच्चा, ये जो घड़ी है, अगर हम यहाँ से टाइम को काउंट करना शुरू करते हैं तो यहाँ से चलकर यहाँ से चलकर यहाँ से चलकर यहाँ तक आने तक ये क्या है ना कि ओ पिक्चर को, एक ओ फिगर को तैयार करता है। किसको तैयार करता है, ओ फिगर को। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ओ फिगर को तैयार करता है। और ओ फिगर क्या दर्शाता है कि देखिए यहाँ पर मैंने लिखा ओ फिगर को दर्शाता है। ओ फिगर का मतलब क्या हुआ, एक पूरा पूरा समय का होना। तो जब तक ये पूरा पूरा समय नहीं हो हम ओ फिगर का यूज नहीं कर सकते हैं, अर्थात हम ओ क्लॉक का यूज नहीं कर सकते हैं। ओ क्लॉक का यूज नहीं कर सकते हैं। तो 5:30 बजना मतलब एक ओ फिगर का बनाना वो कंप्लीट तैयार नहीं करता है, इसलिए हम ओ का यूज नहीं करेंगे। अब आगे देखिए 5 बजा है, सिर्फ स्ट्रक्चर फॉलो करिए। सबसे शुरुआत में किसका यूज करेंगे, ईट, फिर लगेगा ईज। अब यहाँ मिनट तो है नहीं इसलिए लिखेंगे 5, और चूंकि 5 पूरा पूरा बात कर रहा है इसलिए हम लोग लिखेंगे 5 ओ क्लॉक। देखिए यहाँ मैंने क्लॉक का यूज नहीं किया, यहाँ मैंने क्लॉक का यूज किया क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरा पूरा समय हो रहा है। क्लियर हो गया, इसलिए मैंने वहां पर आपको बता दिया। अब आइए आगे,
लिखा है 5:10 हुआ है, उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे, 5:10 हुआ है। सेम स्टार्ट करिए, स्ट्रक्चर ईट हो गया, ईट के साथ लगा इज, अब मिनट कितना है 10 मिनट, तो लिखेंगे ईट इज 10 मिनट। लिख देंगे तो अच्छा है, नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी समझ में आ जाएगा। इट इज 10 मिनट्स। हाँ, जब भी लिखेंगे तो मिनट्स हमेशा प्लूरल में होगा, ध्यान रखिएगा। इट इज 10 मिनट्स क्या, बजकर, मैंने अभी भी समझाया आपको, बजकर, तो बजकर में से यहाँ पर दो में से ये बजने में बाकी है दो, और ये बजकर है तो ये क्या है, बाकी है दो, और ये क्या है, बजकर है तो हो गया इट इज 10 मिनट्स पास्ट, कितना, 10:05 होते, इट इज 10 मिनट्स पास्ट 5, बन गया। कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, लिखा है कि 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो यहां लिखेंगे इट इज 10 मिनट्स टू। अब ये टू क्यों लिखें, क्योंकि समय बाकी है, बजा नहीं है, बाकी है। इट इज 10 मिनट्स टू 5। अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने बजकर और बजने में ऐसा क्यों यूज किया है। अब आ जाइए इधर, दो सेंटेंस और भी लिखा है कि 4:45 बजा है, तो 4:45 का मतलब 15 मिनट बाकी है। यहां पर लिखिए इट इज 15 मिनट्स टू का मतलब बाकी है, 15 मिनट्स टू 5 हो गया। अब यहाँ देखिए लिखा 5:15 बजा, इसका मतलब 5:05 हो चुका है, 15 मिनट हो चुका है, इसका मतलब इट इज 15 मिनट्स पास्ट 5। अब देखिए ये था कंप्लीट घड़ी को देखने का और उसको बनाने का तरीका। हाँ, एक चीज आप ध्यान रखिएगा बच्चा, मैं आप सबको एक चीज समझाता हूं कि घड़ी को समझने के लिए आपको घड़ी देखने आना चाहिए, और अगर आता है तो हिंदी के बजाय आप उसे इंग्लिश में टाइम किसी को भी बता सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। ये टॉपिक यहीं तक समाप्त हो गया। अब हम लोग इसे थोड़ा सा जुड़कर आगे देखते हैं कि अगर डे का बात हो, अगर मंथ का बात हो, अगर ईयर का बात हो, अगर एज का बात हो, तो हम उसे कैसे अनुवाद करेंगे, ऐसे हम उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ऐसे हम कैसे किसी से पूछेंगे। क्लियर है? चलिए पहले हम लोग इतना क्लीन कर लेते हैं, उससे पहले आप सभी लोग इसको बोर्ड में अच्छे तरीके से उतार लीजिएगा। क्लियर है? चलिए स्ट्रक्चर 2। स्ट्रक्चर 2, अब यहां हम लोग क्या देखेंगे, डे, मंथ और ईयर या एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ना, ये बहुत ही साधारण है, जो समय सीख गए हो उनको ये सीखने में बहुत कुछ समस्या नहीं आने वाली है। चलिए, टाइम, अगर कोई आपसे पूछ दे कि आज सोमवार है, तो आप इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आप ऐसे कोई बताइए कि अगर किसी ने पूछ दिया आज सोमवार है, तो हम लोग इसे कैसे बनाएंगे? हम इसे बनाते हैं टुडे इज मंडे ना। कितने लोग बनाते हैं? आप सब लोग हैंड रेज करिए, आप सब लोग बताइए, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितने लोग ऐसा बनाते हैं। उम्मीद है कि जितने लोग अभी देख रहे होंगे क्लासेस को, आप सब के सब ऐसे बनाते हैं। देखिए, अगर हम लिखते हैं टुडे इज मंडे, तो टुडे क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए एक एडवर्ब के तौर पर इसे यूज करते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम समय का बात करें तो हम कभी भी एडवर्ब को सामने फॉर्म में नहीं ला सकते। तो एक परफेक्ट स्ट्रक्चर इसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे अभी हम कर सकते थे, ईट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। मतलब कि सबसे पहले हम ईट को यूज करेंगे ना, फिर हम उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर हम टाइम लगाएंगे और फिर अदर वर्ड लगाएंगे। जैसे इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा ईट इज, अब समय कौन है, मंडे, इट इज मंडे, और अदर वर्ड के तौर पर क्या लगेगा, टुडे। देखिए
इट इज मंडे टुडे, ऐसे बनाएंगे। अगर किसी ने लिख दिया कि कल शनिवार था, कल शनिवार था, देखिए यहाँ पास्ट में, ये प्रेजेंट में था। अब हम इसको लिखेंगे तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि yesterday was Saturday ना, हम लोग को बकायदा क्या लिखना होगा, it was yesterday, सॉरी सुनने में दोनों सेम था ना, it was Saturday yesterday या लास्ट डे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ऐसे बनाएंगे, समय का होना हमारे लिए कोई पाबंद नहीं है ना, ध्यान रखिएगा। तो जब भी हम डे को लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, क्लियर है। चलिए अब लिखेंगे, तरीका सीखिए, सब इसी से बनेगा, तरीका सीखिए। तीसरा, आज 10 जनवरी है। देखिए मैंने डेट लिखा ना, तो अगर हम लिखते हैं इस तरीके से तो गलत हो जाएगा। अगर हम सीधा लिखते हैं कि टुडे इज 10th जनवरी, समझिएगा, तो सबसे पहले गलत हो गया। अच्छा एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको सिखा देता हूं, कभी भी इंग्लिश में डिजिट का यूज मत करिएगा। जैसे 10 को लिख देते हैं, जैसे 10th को नहीं लिखते। जैसे मैंने अभी यहाँ लिखा है, यहाँ पर देखिए, आप समझिए, मैंने यहाँ क्या लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा 10 ना, इसको मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा। ये हमेशा ग्रामर में गलत माना जाता है, तो ये कभी मत लिखिए। जब भी लिखिएगा 10th लिखिएगा, TENTH, 10th। जैसे अब आगे समझिए, मैं पहले लिखता हूँ आज 10 जनवरी है, तो लिखेंगे इट इज 10th ऑफ जनवरी टुडे, क्लियर, समझो। हाँ ये आप लिख सकते हैं कि इट इज 10th जनवरी, हालांकि 10th जनवरी और 10th ऑफ जनवरी में क्या फर्क है इसको समझिए, मैं आपको समझा देता हूं। 10th जनवरी और 10th ऑफ जनवरी में बहुत बड़ा फर्क है, इसको समझ लीजिए। बहुत लोगों को गलती होती है। 10 जनवरी है, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, मतलब ये 10 साल बीत चुका है। तब हम लोग लिखेंगे 10th जनवरी। और अगर हम लिखेंगे जनवरी महीना का 10वां दिन, तो लिखेंगे 10th ऑफ जनवरी ना। जैसे मेरा जन्मदिन 12 फरवरी को है, अगर हम लिख दूं तो आई वॉज बॉर्न ऑन 10th ऑफ फरवरी या 12th ऑफ फरवरी। 12th फरवरी नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, वहां मिस्टेक होने का डर है, ध्यान रखिएगा। उतना साल हम नहीं काउंट कर रहे, उतने तारीख को बता रहे, इसलिए इसको यूज करते समय आप लोग ये विशेष कर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। क्लियर है, मैंने 2 क्वेश्चंस कहा और इन दोनों चीज़ों को समझिएगा। 10th जनवरी और 10th ऑफ जनवरी में क्या फ़र्क है, क्लियर हो गया, समय समझ में आ गया। अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा समय को और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं आगे, पहले बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। ओके ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे एक टाइम प्लस प्रीपोजिशनल वर्ब ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब। समझिएगा इसको, प्रीपोजिशनल वर्ब। टाइम कुछ भी हो सकता है ना, टाइम आवर्स हो सकते हैं, टाइम डे हो सकते हैं, टाइम मंथ हो सकता है ना, ये कुछ भी हो सकता है। समझिएगा आप लोग, क्लियर है। हालांकि इसको बनाने में बहुत ही कम समय लगेगा, आप समझिए। जैसे हम लोग कभी कोई बोलते हैं ना कि आज रोने का दिन नहीं है, या अभी रोने का दिन नहीं है, रोने का समय नहीं है, दोनों चीज समझिए।
मैं इसको लिखता हूँ, हालांकि इसको लिखने के लिए मुझे कोई स्ट्रक्चर समझाने की जरूरत नहीं। आज रोने का दिन नहीं है। हम कई बार इस सेंटेंस को अपने दोस्तों के साथ बोलते हैं, जो वो रो रहा होता है और मैं उसे समझा रहा होता हूँ कि देख भाई आज रोने का दिन बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग कैसे समझाते हैं, देखिए आज रोने का दिन नहीं है। देखिए इसमें एक वर्ब है रोना, और वर्ब का इंग्लिश मतलब होता है, या तो आप वीप लिख सकते हैं या क्राई लिख सकते हैं ना, या आप सोबिंग भी हम लोग कभी कभी यूज करते हैं। हालांकि सोबिंग का मतलब होता है सिसकना, इसलिए दो वर्ड को आप यूज लिखिए। वीप मतलब क्राई और क्राई मतलब वीप। इसको क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं समझिएगा, कि वीप का मतलब होता है जो रोना, आंसू तो बह रहा हो बट उसकी आवाज नहीं निकल रहे हो। और क्राई का मतलब होता है कि रोना, आंसू भी बह रहा हो और जोर जोर से रो चिल्ला भी रहा हो, उसको रोने को हम लोग बोलते हैं क्राइंग करना। देखिए इसको बनाइए, तो आज दिन नहीं है, पहले इसको बनाएंगे तो लिखेंगे इट इज नॉट अ डे टू क्राई। ना कितना अच्छा बन गया, इट इज नॉट अ डे टू क्राई ना। अब इसको कुछ लोग शॉर्ट में जब बोलते हैं तो इट इज को बोलते हैं इट्स नॉट अ डे टू क्राई। क्लियर है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, इट्स नॉट अ डे टू क्राई। दूसरा सेंटेंस, अभी पढ़ने का समय नहीं है। तो अब बनाइए, इट्स नॉट टाइम टू स्टडी ना, इट्स नॉट टाइम टू स्टडी। इसको जितना आप बनाएंगे उतना समझ में आएगा आपको, आप ज्यादा से ज्यादा बनाइए। कल अच्छा दिन नहीं था। देखिए सिंपल चीज है, कल अच्छा दिन नहीं था, तो इट वाज नॉट अ गुड डे कब, यस्टरडे। कितने अच्छे से बन रहा है। तो ये सिंपल आपको बनाने हैं। ये सेंटेंस आप जितना प्रयास करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको अच्छे से बनेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल कहूँ कि अभी हंसने खेलने का समय है ना, अभी खेलने कूदने का उम्र है, बस वर्ड चेंज हो जाएगा, समय की जगह उम्र लग जाएगा, एज लग जाएगा ना। यह दिन मेरे बच्चे के लिए खेलने कूदने का समय है, खेलने कूदने का उम्र है, खेलने कूदने का दिन है, खेलने कूदने का साल है। बस सिर्फ वर्ड चेंज हो रहा है, मीनिंग सेम हो रहा है। तो आप बस उन सारे वर्ड्स को ऐसे बनाइए, इन सारे स्ट्रक्चर्स को फॉलो करिए, क्योंकि इन सारे स्ट्रक्चर्स को जब भी आप फॉलो करेंगे ना, फॉलो प्रॉपर स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर स्ट्रक्चर्स, जब भी आप प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेंगे आपके सेंटेंसेस बिल्कुल सही बनेंगे ना। ये थे हम लोगों के लिए समय का यूज करने का। अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कहाँ पर, एक टाइम के केस में जहाँ पर कई बार हम सब बच्चे गलतियां करते हैं, उसको मैं कंप्लीट करता हूँ। चलिए पढ़ते हैं स्ट्रक्चर नंबर नेक्स्ट। जैसे मैं कहाँ गलती करता हूँ मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ ना। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं वर्षा हो रही है, समझिएगा वर्षा हो रही है, तो हम बच्चे क्या गलती करते हैं, अब वर्षा हो रही है, वर्षा का होना का क्या मतलब है, समझिएगा वर्षा होने का क्या मतलब है, क्या ये समय से जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली ये वर्षा का होना टाइम से जुड़ा हुआ है ना, टाइम से जुड़ा हुआ। तो जब टाइम से जुड़ा हो, जब भी हम इसको बनाएंगे सेंटेंस को, तो ये हमेशा इट से बनेगा। टाइम इज ऑलवेज कंसर्न टू इट।
टाइम हमेशा किससे कंसर्न है? इट से। ध्यान रखिएगा, इट के बगैर हम टाइम से जुड़ा हुआ कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, वर्षा हो रही है, तो सब्जेक्ट क्या है? इट हो गया? नहीं। अब इसके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, चूंकि प्रेजेंट है ना। अब वर्षा होना को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? रेन। तो ये कंटिन्यूअस एक्शन है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट बनाएंगे, इट इज रेनिंग। अगर यहाँ पर जुड़ जाता कि अभी वर्षा हो रही है, तो यहाँ पर सिर्फ लग जाता है क्या? नाउ। अभी वर्षा हो रही है का मतलब हो जाता है इट इज रेनिंग नाउ। अब यहीं पर लिखता आज वर्षा हो रही है, तो इट इज रेनिंग टुडे ना। ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक वर्ड का खेल है, आपको जितना समझना है। कल वर्षा हो रही थी, तो हो जाता इट वॉज रेनिंग यस्टरडे। देखिए, सिर्फ एक सेंटेंस का प्रॉब्लम है। कल वर्षा हो सकती है, देखिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा ना, हो सकती है। तो अगर आप ये सकना जो वर्ड है, देखिए ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। सकती है तो कैन भी हो सकता है, कैन का मतलब 100% अगर होगी तो, मे का मतलब अगर 50% वर्षा होगी तो अब हम लोग कहेंगे कि वर्षा हो सकती है, तो इट कैन रेन टुमारो। इट कैन रेन टुमारो, इसका मतलब कैन का मतलब क्या है कि 100% वर्षा होगी। अब इसी में हम कर देते हैं कि इट में रेन टुमारो। इट में रेन टुमारो मतलब 50% ऐसा है कि वर्षा होगी। हम यहाँ पर टुमारो की जगह पर टुडे भी लगा सकते हैं। ये समय तो हमारे हाथ में डिपेंड करता है ना, अभी के लिए फिलहाल, ग्रामर के लिए फिलहाल के समय हमारे हाथ में डिपेंड करता है। एक्चुअल में तो टाइम किसी के हाथ में डिपेंड नहीं, वो तो ईश्वर के हाथ में है। तो आप समझिए कि जितने भी सेंटेंस को बनाते हैं उसे मोर एंड मोर सेंटेंसेस बनाएं, क्योंकि जितने सेंटेंस आप बनाएंगे आप समझेंगे बेहतर इंग्लिश को। सॉल्यूशन, एग्जाम्पल्स ही आपको महान बना सकता है, एग्जाम्पल्स ही आपको अच्छा स्पीकर बना सकता है। इसलिए नेवर फॉरगेट टू राइट मोर एंड मोर सेंटेंसेस, always write. Suppose I am giving you one sentences, one structure, you try to follow and you try to make more and more sentences related to that structure. Is it clear? See children, you don't feel bad because English never comes at a moment. English will come in your mind gradually. When you will learn all these things properly, English itself will come to your mouth. Okay, so never bother yourself that no, why can I not be able to speak English? It will, you will definitely, but it will take a sort of moment, maybe longer, but definitely you will learn. Okay, so follow out these structures. Now I am coming to some more and more sentences. What? The usage of some adverbial conditions in these structures. And hereafter, the students who are learning for competitive grammar, they do have to put some more and more attention to this next structure, because these are very much important for them, because these kind of structures I have seen in many competitive examinations. बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसलिए आपको बारीकी से उन चीज़ों को समझना है। क्लियर है? चलिए देखते हैं अब उन टॉपिक्स को। लेट्स वाइप द बोर्ड। अब देखिए बोर्ड भी क्लीन है और उसके साथ एक नोट लिखा हुआ है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं इस नोट में क्या लिखा है कि यदि ऑब्जेक्ट अथवा एडजेक्टिव के बाद सब्जेक्ट का यूज किया गया, दो चीज समझिए, ऑब्जेक्ट अथवा एडजेक्टिव के बाद सब्जेक्ट का यूज किया गया हो तो वह सेंटेंस हमेशा इट से शुरुआत होगा ना। आप समझिएगा इसको, मैं कई बार इसे बता चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल, अंग्रेजी सीखना आसान है ना। समझिएगा इसको, मैं एक सेंटेंस लिखा हूं, लिखा है कि अंग्रेजी सीखना आसान है। तो इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम लोग जब समझेंगे ना, ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां आप देख पा रहे हैं कि एक जगह लिखा हुआ इंग्लिश
ना। तो इंग्लिश क्या है? सब्जेक्ट है। इंग्लिश क्या है? सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? देखिए लिखा हुआ, पहले इसको समझिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझना जितना दिक्कत है आपके लिए, उतना सब चीज़ दिक्कत है। पहले उसको आप इजीली समझिए। जैसे लिखा है कि यहाँ पर इंग्लिश सीखना आसान है, तो सबसे पहले जो वाक्य में लिखा हुआ, सेंटेंस में लिखा हुआ इंग्लिश, वो सब्जेक्ट नहीं बल्कि क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सीखना। देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे? इसका एक कंप्लीट वीडियो बनाओ, उसमें जाइए आप लोग, देखिए समझ में आ जाएगा। सीखना आसान है ना, जैसे आप समझ जाएंगे। क्या आसान है? तो अंग्रेजी सीखना, तो अंग्रेजी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम इसको जब भी ट्रांसलेट करेंगे तो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, हालांकि वो बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। तो आप इसे कैसे बनाएंगे, ट्रांसलेट जैसे कैसे करेंगे? इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश ना। देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया? टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सबसे लास्ट में आ गया। टू लर्न क्या? आप ऐसे ही, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब भी वर्ब होगा, वर्बल कंडीशन होगा, उससे आप व्हाट और whom से क्वेश्चन करिएगा, तो जो आपको आंसर मिलेगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा ना। इससे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस करिए। जैसे मैं एक और दो सेंटेंस दे देता हूँ कि धूप में दौड़ना बेकार है। एक और सेंटेंस हम आपको देते हैं, धूप में दौड़ना बेकार है। तो समझिए, तो हम इसे कैसे बनाएंगे? इट इज यूजलेस टू रन इन द सन। देखिए कितना आसानी से बन रहा है। आप इसको स्ट्रक्चर को फॉलो करिए। जैसे ही आप स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारे सेंटेंस बन जाएंगे ना। मैं आपको बहुत सारा सेंटेंस लिखा देता हूँ, आप लोग लिख लें और आप उसे बनाने का कोशिश करें। जैसे एग्जाम्पल में, कि गरीबों पर हंसना निर्दयता है, या स्त्रियों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है ना, कहना आसान है। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस है। संस्कृत लिखना आसान है, संस्कृत बोलना बहुत कठिन है, पहाड़ पर चढ़ना आसान है, ईमानदारी दिखाना बहुत कठिन है। तो इतने सारे सेंटेंसेस आप लिखिए और प्रैक्टिस करिए ना। जब भी आप सेंटेंसेस लिखेंगे हमेशा आसान होगा। ईमानदारी दिखानी बहुत आसान है, ईमानदारी निभानी बहुत कठिन है, सत्य बोलना बहुत आसान है ना, झूठ बोलना बहुत आसान है, सत्य सत्यता दिखानी बहुत कठिन चीज़ है। इन सारी चीज़ों को आप बनाइए। सेंटेंस का हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं, हमें अंग्रेजी सीखनी है और हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। इसे अपने जीवन से जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। तो आप उसे बनाइए, उम्मीद करेंगे कि आप जल्दी ही सीखेंगे। चलिए अब हम लोग इसे एक लेवल और भी हाई हो जाते हैं। क्लियर है ना? चलिए अभी ये हम लोग सीख लिए, अब आते हैं नेक्स्ट लेवल में। बोर्ड को क्लीन करते हैं।